हरे कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है नर्सिंग अधिकारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के अंदर आपको बताया था कि टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ की जो वैकेंसीज है उनके आधार पे हम तैयारी करने जा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को जब देखा गया टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के क्वेश्चंस को, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आऊंगा जो कि आने वाले समय में भी इनकी आपको एक मजबूत पकड़ के साथ आपको एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड देंगे ताकि आप एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर पाए। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज द मोस्ट कॉमन अमंग द ओल्डर पर्सन। कि कौन से प्रकार का जो ल्यूकेमिया है वो ओल्डर पर्सन के अंदर मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है चार। ऑप्शन ए एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया जिसे कहते हैं AML। ऑप्शन बी क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया CML। ऑप्शन सी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया ALL और ऑप्शन डी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ल्यूकेमिया का कौन सा टाइप बूढ़े व्यक्तियों में देखने को मिलता है। तो देखिए, आपको यहाँ पे तीन चीजों का पता होना चाहिए ये क्वेश्चन करेक्ट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड नो अबाउट द ल्यूकेमिया, नंबर 1। सेकंड, इसके आपको टाइप का पता होना चाहिए कि कौन कौन से टाइप का ये ल्यूकेमिया होता है। थर्ड, आपको पता होना चाहिए इसका एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों चीजें आपको जब पता होगी तभी आप ये क्वेश्चन क्रैक कर पाते हैं। तो हम आपको सबसे पहले आप बताने वाले हैं कि ल्यूकेमिया क्या होता है। तो ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है WBCs का। तो कैंसर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। कैंसर इज द एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स। सेल्स का एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। तो आपको पता है कि जो WBCs हैं वो भी बॉडी की एक टाइप की सेल्स हैं, ब्लड की एक टाइप की सेल्स हैं। तो सेल्स के अंदर अगर मान लीजिए उन WBCs में भी एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो जाता है, उनका ओवर प्रोडक्शन होने लग जाता है बॉडी के अंदर, तो उसे हम क्या कह देते हैं? ल्यूकेमिया। तो दोस्तों, व्हाट इज द ल्यूकेमिया? तो ल्यूकेमिया है दिस इज द एबनॉर्मल एंड uncontrolled division of WBCs। व्हाइट ब्लड सेल्स का क्या होता है? एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवीजन क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया कहलाता है। विच results in overproduction of immature WBCs in the blood and bone marrow। क्या हुआ? इसका मतलब है कि एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड प्रोडक्शन ऑफ WBCs which results in overproduction of the WBCs in the blood। इससे क्या होगा कि अगर मान लीजिए WBCs बहुत ज्यादा में एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो रही है, बहुत ज्यादा मात्रा में डिवाइड हो रही है, तो उससे क्या होता है कि बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर या बोन मेरो के अंदर जहां पे ये ब्लड सेल्स बनती है, उन दोनों जगहों पे WBCs की बहुत ज्यादा क्या हो जाती है? मात्रा हो जाती है। और वो WBCs होती कैसी है? इमेच्योर होती है, नॉर्मल नहीं होती है। क्योंकि अपनी पहली डेफिनेशन का पहला ही पार्ट क्या है? डेफिनेशन का पहला पार्ट है एबनॉर्मल। वो सेल्स कैसी होती? एबनॉर्मल होती हैं। साथ ही साथ उनका प्रोडक्शन कैसा होता है? डिवाइडेशन होता है अनकंट्रोल्ड। थर्ड, वो कैसी बनी है? इमेच्योर बनी है। मतलब उनका जो काम है वो नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि एक नॉर्मल और मेच्योर WBC के जो काम है वो अब ये WBCs नहीं कर पाएंगी। रिजल्टिंग बॉडी के अंदर WBCs की मात्रा तो खूब है पर WBCs का जो फंक्शन है वो नहीं हो पाएगा। WBCs का जो फंक्शन होता है बॉडी का वो होता है इन्फेक्शन से बचाना। अब बॉडी के अंदर WBCs भी हैं पर इन्फेक्शन से भी क्लाइंट नहीं बच पाएगा। तो ऐसी ही स्थिति को अपन कह देते हैं ल्यूकेमिया। दोस्तों, इसके टाइप्स की बात करते हैं तो ये 4 टाइप्स का होता है ल्यूकेमिया।
ल्यूकेमिया के टाइप्स को समझने से पहले हमारे को सीधे चलना चाहिए वहां पे जहां पे डब्ल्यूबीसीज बनती है। तो फ्रेंड्स, जो बॉडी के अंदर जो डब्ल्यूबीसीज बनती है वो एक स्पेशल प्रकार की प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनती है। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल बोन मेरो के अंदर एक प्रकार की स्टेम सेल होती है जो डब्ल्यूबीसी ही नहीं, तीनों प्रकार की आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीनों प्रकार की सेल्स को बनाती है। यही प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स क्या करती है, दो पाथवेज के अंदर क्या करती है, आगे बढ़ती है। पहला पाथवे होता है माइलोइड पाथवे, सेकंड होता है लिम्फोइड पाथवे। लिम्फोइड पाथवे बॉडी के अंदर कौन सी सेल्स की कमी है, ये केमिकल मैसेंजर्स बोन मेरे को बता देते हैं कि हमारे को कौन सी टाइप की सेल चाहिए। वही टाइप की सेल्स क्या करती है, इन प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को क्या करती है, आगे उसी पाथवे में डाल देती है। अगर माइलोइड सेल्स की कमी है तो माइलोइड पाथवे में डाल देगी इन्हीं सेल को, और अगर लिम्फोइड सेल्स की कमी है तो लिम्फोइड पाथवे में इन सेल्स को डाल देती है। रिजल्टिंग लिम्फोइड पाथवे वाली जो सेल्स होती है अल्टीमेटली दो प्रकार की सेल बनाती है। नंबर 1, एक तो लार्ज सेल बनाती है, लार्ज लिम्फोइड सेल, एक होती है स्मॉल लिम्फोइटिक सेल, जो कि क्या होती है, आगे की तरफ गमन करके क्या करेगी, टी सेल और बीटा लिम्फोसाइट, ठीक है, टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट्स बना लेती है। और जो लार्ज सेल है वो क्या बना लेती है, नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो ये हो जाता है लिम्फोइड पाथवे। बात करते हैं माइलोइड पाथवे की। माइलोइड पाथवे की अगर बात करते हैं तो माइलोइड पाथवे से 4 प्रकार की सेल्स बन सकती है। नंबर 1, मेगा कैरियोब्लास्ट। मेगा कैरियोब्लास्ट क्या बना देती है, प्लेटलेट्स बना देती है, प्लेटलेट्स बना देती है। सेकंड होती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट, ये सेल क्या बनाएगी, आरबीसीज बना देती है। थर्ड होती है मोनोब्लास्ट, मोनोब्लास्ट क्या बनाएगी, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स। फोर्थ होती है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट क्या बनाती है, तीनों प्रकार की सेल बना देती है, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। तो आपने देखा दोस्तों, पांचों प्रकार की डब्ल्यूबीसी यहाँ पे बन चुकी है, किससे, मात्र एक सेल से, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। स्टेम सेल किसे कहते हैं, एक ही सेल जो बहुत प्रकार की सेल बनाने की क्षमता रखती है उसे स्टेम सेल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे माइलोइड पाथवे की बात करी जाए तो मोनोब्लास्ट और माइलोब्लास्ट बनी है। इसी प्रकार लिम्फोइड पाथवे में नेचुरल किलर सेल, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स बन गई है। तो दोस्तों यहाँ पे ल्यूकेमिया को भी डिवाइड करने का एक यही पाथवे है कि अगर मान लीजिए इस पाथवे के अंदर किसी प्रकार की सिर्फ इन्हीं सेल्स की क्या होती है, इन्हीं डब्ल्यूबीसीज की ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो उसे माइलोइड ल्यूकेमिया कह देंगे। और अगर मान लीजिए लिम्फोइड सेल्स की बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो उसे लिम्फोइड ल्यूकेमिया कह देते हैं। अगर मान लीजिए यही दोनों सिचुएशंस एक्यूट और क्रोनिक तरीके से उत्पन्न होती है तो इन्हें एक्यूट और क्रोनिक नाम भी दे दिया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो ल्यूकेमिया है इसके टाइप्स को अगर अपन देखते हैं तो टाइप्स देखिए अब किस तरह से हो सकते हैं। टाइप्स यहाँ पे अपने पास 4 आ जाते हैं। नंबर 1, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। सेकेंड, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। थर्ड, क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया। फोर्थ, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो आपको समझ आए होंगे टाइप्स। तो ये हो गए चारों टाइप्स अपने ल्यूकेमिया के। अब आते हैं इसके एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रकार का छोटा सा मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक समझाता हूं कि आलम काम कर ले, ठीक है, आलम काम कर ले। देखो बेसिकली यूपी के लोग जो है उनको पता होगा करले को क्या बोलते हैं, कल्ले,
ठीक है, तो आपने देखा आलम काम कर ले, आलम मतलब AL, ठीक है, पूरा नाम अगर इसे कहेंगे तो अपन क्या कहते हैं, ALL, ठीक है। AM का मतलब AML, CM का मतलब CML और CL का मतलब CLL, ठीक है। आलम मतलब एक्यूट लिम्फोसाइटिक, AM का मतलब एक्यूट माइलोसाइटिक, CM का मतलब क्रोनिक माइलोसाइटिक और CL का मतलब क्रोनिक लिम्फोसाइटिक। तो एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 0 से 15 ईयर्स की एज तक AL पाया जाता है। क्या कौन सा टाइप का ल्यूकेमिया होता है, एक्यूट लिम्फोसाइटिक। 15 टू 39 की ईयर्स तक की एज में कौन सा पाया जाता है, एक्यूट माइलोसाइटिक। फोर्थ डेकेड्स ऑफ लाइफ मतलब 40 टू 50 की एज के अंदर जो पाया जाता है वो होता है क्रोनिक माइलोसाइटिक। और मोर देन 50 इयर्स की एज के बाद जो टाइप ऑफ एनीमिया पाया जाता है होता है क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो अब आते हैं अपने सीधे क्वेश्चन के ऊपर कि ओल्डर पर्सन्स के अंदर, ओल्डर की बात हो रही है मतलब ये बूढ़े आदमी की बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ल्यूकेमिया इज मोस्ट कॉमन, कौन सा मोस्ट कॉमन है। अब चलते हैं दोस्तों अपने ऑप्शंस की तरफ। अब देखते हैं नंबर 1 ऑप्शन, एक्यूट माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया AML होता है, सब AML होता है 15 टू 39 में, तो ये आपका हो गया ऑप्शन रॉन्ग, ये नहीं होगा। सेकेंड है क्रोनिक माइलोसाइटिक ल्यूकेमिया CML, तो CML कब होता है, हम देखते हैं 40 टू 50 की एज में, नहीं, ओल्डर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, ओल्डर मतलब एज्ड, बुढ़ापे में। थर्ड होता है ALL सर होता है 0 टू 15 में, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। बचा ऑप्शन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया CLL, तो अब देखिए CLL मोर देन 50 इयर्स की एज में, तो आपका आंसर होता है यहाँ पे क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो आपको पता चला दोस्तों कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, ल्यूकेमिया टाइप और उसके एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो आपने तीनों चीज यहाँ पे देखी। हाँ, अब आपके लिए आता है एक बोनस चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या ल्यूकेमिया के कारण क्या हो सकते हैं। दोस्तों ल्यूकेमिया के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, अभी मैं इनको ऑप्शंस को मिटा देता हूं, फिर बाद में अपन पूरे पे देखते हैं कि इसके जो कारण हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो इटियोलॉजी के ऊपर चलते हैं अपन, एटियोलॉजी। तो मेनली जो ल्यूकेमिया के कारण होते हैं, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनमें नंबर 1 हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले कैंसर का द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, कोई भी कारण जो होता है कैंसर का वो अननोन है अभी तक, पर फिर भी जो संभावित कारण हो सकते हैं उनमें सबसे पहले जो ल्यूकेमिया का कारण होता है वो देखते हैं हम जेनेटिक कॉजेस। कौन कौन से जेनेटिक कॉजेस होते हैं, नंबर एक होता है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। क्या होता है बेसिकली फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, देखिए एक बॉडी के अंदर जो 22वें नंबर का 22nd नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसे हम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर 22 इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। इसी फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम का मान लीजिए 22 नंबर का क्रोमोसोम है, इसका 9 नंबर के क्रोमोसोम के साथ क्या होता है, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है। अगर मान लीजिए दोनों पास पास आते हैं, ये अगर दोनों पास पास आए और इनके थोड़े थोड़े पार्ट्स का क्या हो जाता है, यहाँ पे इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि यही क्रोमोसोम कैसे होने लग जाएंगे, ये इस तरह के दिखाई देंगे आपको। इसका थोड़ा सा पार्ट 22 के पास 9 का आ जाता है और 9 के पास 22 का चला जाता है, ठीक है, 9 के पास 22 का चला जाएगा। तो इन दोनों के बीच में अगर मान लीजिए रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है 22 और 9 के बीच में, तो आप क्या देखते हैं, इस सिंड्रोम को हम कहते हैं फिलाडेल्फिया सिंड्रोम। इस प्रकार के रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन वाले लोगों में अगर मान लीजिए जिनके अंदर क्रोमोसोमल प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है इस टाइप की, उनके अंदर कहीं ना कहीं ये कैंसर देखने की
संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। सेकंड, जेनेटिक कॉजेज में सेकंड, ट्राइसोमी 21, जिसे हम क्या कहते हैं, ट्राइसोमी 21 को डाउन्स सिंड्रोम। इन लोगों के अंदर भी एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया देखने की ज्यादा चांसेस हैं। फिलाडेल्फिया वालों में CML देखने के ज्यादा चांसेस होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ जेनेटिक कॉजेज, जेनेटिक कॉजेज में अपन देखते हैं C, जिसे हम कहते हैं ली फेरुमेनी सिंड्रोम। ली फेरुमेनी सिंड्रोम एक जेनेटिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो डीएनए के जो जीनोम्स की साइट्स होती हैं, जीन की जो साइट होती है, मान लीजिए ये जीन की एक साइट है जिसे कहा हमने TP53। तो जीन की ऐसी साइट जिसका नाम TP53 है, उस साइट के ऊपर अगर मान लीजिए किसी प्रकार का वहां पे कोई भी चेंज आ जाता है, म्यूटेशन आ जाता है। म्यूटेशन का मतलब होता है यहाँ की जो जीनोमिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर चेंज आ जाना। तो उस म्यूटेशन के कारण कौन सी जगह पे TP53 नाम की जेनेटिक साइट पे म्यूटेशन का आ जाना ली फेरुमेनी सिंड्रोम कहलाता है। ऐसे लोगों में भी ल्यूकेमिया देखने के चांसेस होते हैं। ये हो गए जेनेटिक कॉजेज। आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। पिछले साल के क्वेश्चंस में ये देखने को मिला था, लास्ट ईयर के लास्ट जब क्वेश्चन हुए थे, लास्ट जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर ये देखने को मिला था। अब देखते हैं सेकंड टाइप ऑफ कॉजेज जो मेन है। हम सारे के सारे देखने की बजाय हम क्या देखते हैं, जो मेन कॉजेज है वो देख रहे हैं। सेकंड कॉजेज जो है वायरल, कौन से वायरसेस हैं जो भी क्या कर सकते हैं, ल्यूकेमिया कर सकते हैं। नंबर 1 वायरस होता है HTLV, ठीक है, HTLV1, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस टाइप 1, ठीक है, HTLV1 कहते हैं जिसे, ठीक है। ये एक टाइप का वायरस है, ये भी क्या कर सकता है, ल्यूकेमिया कोज कर सकता है। सेकेंड वायरस जो कोज कर सकता है वो है EBV, एप्स्टीन बार वायरस। एप्स्टीन बार वायरस जो भी क्या कर सकता है, ल्यूकेमिया कोज कर सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों जो ल्यूकेमिया कोज कर सकते हैं, जिनके अंदर मेनली, और मैं अगर आपको बताऊं तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स में अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट को क्या हो गया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन हो गया है। ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के कारण क्या होता है कि उस क्लाइंट के अंदर कहीं ना कहीं बोन मेरो को ओवरवर्क करना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं बोन मेरो के अंदर ल्यूकेमिया डेवलप हो जाता है। कुछ ड्रग्स हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, जैसे कि मेल्फेलन हो गया, वो ड्रग अगर क्लाइंट को दी जाती है तो भी उससे क्लाइंट को क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है। और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि आयनाइजिंग रेडिएशंस के कारण, पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उनके भी एक्सपोजर में अगर क्लाइंट बहुत लंबे समय तक रहता है तो उनको भी हो सकते हैं। बेंजीन एक केमिकल होता है, उसके भी कंटिन्यूस एक्सपोजर के कारण उस क्लाइंट में ये सब चीजें देखने को मिल सकती है, ल्यूकेमिया देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है हमारा, ए पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड विद मल्टीपल माइलोमा। एक पेशेंट है वो किससे डायग्नोस हुआ है, मल्टीपल माइलोमा से। उसको मल्टीपल माइलोमा नाम का कैंसर हो गया है। द पेशेंट आस्क्ड द नर्सिंग ऑफिसर दैट ही विल बी ट्रीटेड विथ। वह नर्सिंग ऑफिसर से पूछता है कि मुझे इनमें से किस चीज के द्वारा ट्रीट किए जाएगा। तो 4 ऑप्शन हमारे को दिए गए हैं। नंबर 1 है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी का मतलब उसको कुछ केमिकल्स और कुछ दवाइयां हैं उनके द्वारा उसको ट्रीट किया जाएगा। बी, सर्जरी के द्वारा, उसे किसी सर्जिकल अप्रोच के द्वारा उसका ये कैंसर ठीक किया जाएगा। सी ऑप्शन है रेडियोथेरेपी, कुछ रेडिएशंस देके ट्रीट किया जाएगा। डी है कुछ हार्मोनल दवाइयां, हार्मोनल थेरेपी के द्वारा कुछ हार्मोन्स देके उसको ट्रीट किया जाएगा। इन चारों में से कौन सी चीज ठीक है वो नर्सिंग ऑफिसर से वो क्लाइंट पूछता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे को जानने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है मल्टीपल माइलोमा।
मल्टीपल माइलोमा क्या होता है? मल्टीपल माइलोमा भी एक प्रकार का कैंसर है। मल्टीपल माइलोमा बेसिकली है क्या? आपको मैंने बताया कि डब्ल्यूबीसी जो होती है उसका टाइप्स होता है लिम्फोइड पाथवे में आगे की तरफ जाके 3 प्रकार की सेल बनती है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल। तो दोस्तों ये जो बी लिम्फोसाइट होती है, सबसे पहले हम देख क्या रहे हैं, मल्टीपल माइलोमा। तो 3 प्रकार की सेल्स जहां बनी थी, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। तो यही बी लिम्फोसाइट्स आगे चल के क्या करती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है। क्या बनाती है? प्लाज्मा सेल्स बनाती है। प्लाज्मा सेल्स क्या करती है, आगे बढ़ के क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज। बॉडी के अंदर क्या बनाती है, कोई भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जो कि क्या होती है, इम्यूनोग्लोबिन्स। इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाती है। तो हम देखते हैं कि मल्टीपल माइलोमा एबनॉर्मल इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर बेसिकली। तो इज एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, प्लाज्मा सेल्स का बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो जाना ही क्या कहलाता है, मल्टीपल माइलोमा। मल्टीपल माइलोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मल्टीपल माइलोमा का क्या डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ प्लाज्मा सेल्स इज मल्टीपल माइलोमा। ठीक है, ये क्या है आपके पास, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन क्या आते हैं, प्लाज्मा सेल्स किससे बनती है? नंबर 1, बीटा लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से, नेचुरल किलर सेल्स या अदर किसी सेल से। तो आपका आंसर क्या होता है साहब, बीटा लिम्फोसाइट। ठीक है, सेकंड, इम्यूनोग्लोबिन्स बनती है या एंटीबॉडीज बनती है किससे, बी लिम्फोसाइट से, टी लिम्फोसाइट से, नेचुरल किलर सेल्स या अदर किसी सेल से। तो आपका आंसर क्या होता है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि ये प्लाज्मा सेल है, ये क्या बना रही है, एंटीबॉडीज। तो अब दोस्तों देखिए, यही प्लाज्मा सेल्स अगर बॉडी के अंदर ब्लड में बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लग गई, जिनकी मात्रा होनी चाहिए थी कम, ठीक है, तो अगर मान लीजिए ये बहुत ज्यादा मात्रा में बन गई हैं, तो ये कहाँ जाएगी, सीधे के सीधे बन रही है तो बोन मेरो में भी इनकी क्या होगी, बहुत ज्यादा मात्रा होगी। और यही प्लाज्मा सेल्स बोन मेरो के अंदर जाके स्टेगनेट होने लग जाती है, इकट्ठी होने लग जाती है, जिससे क्या होगी, यह अपनी जो बोन है, ये क्या होगी, इस बोन में बहुत ज्यादा मात्रा होने के कारण ये जो बोन के कंपोनेंट्स हैं, बोन का जो पार्ट है वो क्या होएगा, ब्लड में रिलीज हो जाएगा। बोन का पार्ट कौन सा होता है, मेनली होता है कैल्शियम। ठीक है, ये कैल्शियम बॉडी के अंदर ब्लड में बहुत ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। कैल्शियम बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर बढ़ गया, क्योंकि बोन तभी स्पेस देगी जब बोन का कैल्शियम ब्लड में चला जाएगा, तभी ये प्लाज्मा सेल बोन मेरो में इकट्ठी होने लगेगी। तो दोस्तों हुआ क्या कि ये बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स कहाँ गई, बोन मेरो में, और बोन मेरो का कैल्शियम इन्होंने बाहर निकाल दिया। अब होगा जो इंपॉर्टेंट, जो बॉडी के अंदर हैपनिंग होने वाली है वो अब होगी। क्या होता है देखिए, इससे ब्लड के अंदर बढ़ने के कारण ब्लड के अंदर अब क्या हो गया, कैल्शियम 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 बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया। अब क्या होगा, ये कैल्शियम ब्लड में बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो ये जाएगा किडनी में। किडनी के अंदर ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम बढ़ गया। तो पहली सिचुएशन तो हमारे पास हो गई हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया। दूसरा, ये बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू कहाँ गया, किडनी में, तो किडनी में क्या करेगा, किडनी स्टोन या रीनल फेल्योर। ठीक है, यहां तक आ गई बात। तो ये इकट्ठा हो गया है किडनी के अंदर। दोस्तों हमारे पास देखिए कंसर्न्स क्या क्या राइज हुए हैं। नंबर 1, प्लाज्मा सेल्स का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हुआ, बोन मेरो में गई, बोन मेरो के अंदर इकट्ठा हुआ, बोन मेरो क्या हो गई, होने लग गई, धीरे 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 कैल्शियम को रिलीज करने लगी, और यही कैल्शियम कहाँ आ गया, ब्लड में। तो पहला कंसर्न हमारे पास आया हाइपर कैल्सीमिया। सेकंड आ गया किडनी स्टोन। अब देखिए बहुत सारी प्लाज्मा सेल्स हैं, वो ब्लड में भी हैं,
प्लाज्मा सेल्स ब्लड में भी हैं। यही प्लाज्मा सेल क्या बनाती हैं आपको पता है, ऑटो एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स बनाती है। मतलब इनका मेन कंपोनेंट क्या है, प्रोटीन। यही प्रोटीन अगर मान लीजिए टूटता है ब्लड के अंदर या बोन मेरो में टूटता है, तो यही प्रोटीन क्या करेगा, खुद के डिस्ट्रक्शन के कारण ये प्रोटीन जो ब्लड में बढ़ गया है, जो कि इन एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल से बना है, इसी प्रोटीन को हम माइलोमा प्रोटीन या बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी प्रोटीन को हम कहते हैं बेंस जोन्स प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी मात्रा भी अब ब्लड में बढ़ने लग गई। क्यों, क्योंकि ये जो एबनॉर्मल प्लाज्मा सेल है ये भी टूटेगी। बॉडी की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि एबनॉर्मल चीजों को ये बॉडी खुद के अंदर क्या करती है, रुकने नहीं देती है, उनको डिस्ट्रक्ट करके बाहर निकालने की कोशिश करती है। तो ये भी एबनॉर्मल सेल्स हैं, इनको अगर ये बाहर निकालेगी तो इनको तोड़ेगी तो ये प्रोटीन जो रिलीज हो रहा है, उसी प्रोटीन को हमने कहा माइलोमा प्रोटीन या बेंस जोन्स प्रोटीन। ये प्रोटीन ब्लड के अंदर और यूरिन के थ्रू, किडनी के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं ब्लड और यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे आपके पास देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बेन जोन्स प्रोटीन कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर क्या होता है, मल्टीपल माइलोमा में। ठीक है, ये किससे बनता है, सब प्लाज्मा सेल्स से बनता है। ठीक है, तो ये आपको पूरी पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, यही प्रोटीन और अगर मान लीजिए और आगे जाके टूटता है, तो ये प्रोटीन जब टूटता है तो आपको पता है क्या बनता है, यूरिक एसिड। क्या बनता है, यूरिक एसिड। तो आप क्या देखते हैं, अगर मान लीजिए ये बाहर निकल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं टूटता है, नहीं बाहर निकलता है, तो आप देखते हैं हाइपर यूरिसीमिया भी क्लाइंट के अंदर हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास कंसर्न क्या क्या आते हैं कि हमारे को ट्रीटमेंट क्या क्या करना है। सब पहली चीज तो कैल्शियम को ट्रीट करो, दूसरा किडनी को स्टोन होने से बचाओ, हाइड्रेशन करो क्लाइंट का, कि ताकि ये कैल्शियम बाहर आता रहे, हाइड्रेशन करो। थर्ड है प्रोटीन, जिसकी मात्रा क्या हो रखी है, ब्लड में बढ़ गई, यूरिन में बढ़ गई। तो आप देखते हैं कि ये प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा ब्लड में बढ़ रही है, तो आप क्या करो, हाइड्रेशन से इसको बाहर निकालने की कोशिश करो, यूरिन के थ्रू डाइल्यूट होकर ये बाहर आ जाए। फोर्थ है अपना यूरिक एसिड का बढ़ना। यूरिक एसिड को कम करने के लिए क्या करते हैं, यूरिक एसिड को कम करने वाली एंटीगाउटिक मेडिकेशंस दे देते हैं। ये सिचुएशन जो होती है, ये जो कंडीशन बॉडी के अंदर डेवलप हुई है, वो सारी की सारी कम हो जाती है। ये सब चीजें करते हैं। ये हो गया इसका सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट की बात, कि परमानेंट ट्रीटमेंट आपको पता है दिस इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, तो ऐसा कोई परमानेंट ट्रीटमेंट इसका नहीं है। फिर भी किया क्या जा सकता है, देखिए दोस्तों, हमारे पास ऑप्शन है ए, कीमोथेरेपी। कुछ केमिकल्स देके इन प्लाज्मा सेल्स के एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन को रोका जाए, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। सर्जरी, यहाँ पे सर्जरी आप किसकी करेंगे, बोन की, ब्लड की, बॉडी की सारी बोन्स के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो हम नहीं कर सकते सर्जरी, यहाँ पे ऑप्शन नहीं। सी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन देके आप क्या करते हैं कि किसी एक स्पेसिफिक एरिया की बोन्स को क्या कर सकते हो, रोक सकते हो, ऐसा करने के लिए। पर ये तब कर सकते हैं जब ये किसी लिमिटेड एरिया में हो रहा हो। बॉडी की तो ऑलमोस्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर जो बोन मेरो है वो क्या कर रही है, यहाँ पे हमारे बनाती है, प्लाज्मा सेल्स बनाती है। तो सब जगहों पे ये देना भी संभव नहीं हो सकता है रेडियोथेरेपी। ऑप्शन डी है हमारे पास हार्मोनल थेरेपी। हार्मोन्स देके आप इनको रोक सकते हो, कुछ एक हार्मोन्स काम कर सकते हैं। आपको यहाँ लगता है कि किसी प्रकार की हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण ये हुआ है, या फिर किसी प्रकार के हार्मोन देने से ऐसा कुछ हो जाए ताकि ये डिजीज रुक जाए, तो ऐसा मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी भी क्या होता है, गलत है, रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमने देखा सर्जरी, रेडियोथेरेपी और हार्मोनल थेरेपी से ये तीनों चीजें नहीं रुक सकती। तो हमारा जो आंसर है वो होता है कीमोथेरेपी, की कुछ कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स हैं, वो दे के हम क्या करते हैं, इनके ओवर प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों कि मल्टीपल माइलोमा क्या होता है। बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस एक आपके क्वेश्चन के अंदर सोल्व किए हैं, जैसे कि बीटा लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, और थर्ड होता है एंटीबॉडीज, इम्यूनोग्लोबिन्स।
तो ये तीनों किस पाथवे से बनती है आपने एक तो ये जाना, फोर्थ इसकी पैथोफिजियोलॉजी जानी, फिफ्थ आपने इस नर्सिंग ऑफिसर के हिसाब से क्या नर्सिंग कंसर्न्स इसमें हो सकते हैं, तो मैंने आपको बताया हाइपर कैल्सीमिया, रीनल स्टोन, रीनल फेल्योर, प्रोटीन का इंक्रीज्ड लेवल, ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया, हाइपर यूरिसीमिया। ये आपके कंसर्न्स हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है अपना, ए पेशेंट विथ मल्टीपल माइल्मा शोविंग द रिपोर्ट्स। एक मल्टीपल माइल्मा का क्लाइंट अपनी रिपोर्ट्स दिखा रहा है टू नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर को दिखा रहा है। नर्सिंग ऑफिसर एंटिसिपेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इन रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट्स में नर्सिंग ऑफिसर कौन सी कंडीशन को एंटिसिपेट करता है, सोचता है कि ये मिलेगी, ठीक है। हमारे पास है ऑप्शन ए हाइपर नेट्रीमिया, सोडियम का हायर लेवल, ऑप्शन बी हाइपर कैलीमिया, पोटेशियम का हाइपर लेवल, ऑप्शन सी हाइपर मैग्नीशियमिया, ठीक है, मैग्नीशियम का हाइपर लेवल, और ऑप्शन डी है हाइपर कैल्सीमिया, कैल्शियम का हाइपर लेवल। तो आपको मैंने मल्टीपल माइलोमा का पूरा पैथोफिजियोलॉजी जब समझाया तो मैंने आपको बताया कि प्लाज्मा सेल्स क्या हो जाती है, एबनॉर्मली क्या हो जाती है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है। यही कहाँ जाती है, बोन मैरो के अंदर पहुंच जाती है। बोन मैरो में जाके ये प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, बोन का कैल्शियम क्या करेगी, ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी। क्या कर देगी, ब्लड के अंदर रिलीज कर देगी। यही तो क्वेश्चन है कि मल्टीपल माइल्मा की सिचुएशन में कौन से आयन का हाइपर लेवल हमारे को देखने को मिलता है ब्लड में, तो आपका आंसर क्या होगा, हाइपर कैल्सीमिया। यही मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी में समझाया था। आपको क्या लगता है, नेट्रीमिया होगा? नहीं होगा। पोटेशियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। मैग्नीशियम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। हाँ साहब, कैल्शियम से रिलेटेड एक चेंज हुआ है बॉडी के अंदर की ब्लड के अंदर से जो प्रोडक्शन ऑफ किसका, एबनॉर्मल ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा सेल्स का जो हुआ, प्लाज्मा सेल्स जो खूब मात्रा में बनी वो कहाँ गई, बोन मैरो में। बोन मैरो में जाके इन्होंने क्या किया, बोन मैरो में जाके इन्होंने अपनी जगह रोकी। तो बोन ने जगह किसको दी, प्लाज्मा सेल्स को, और बोन ने जगह कैसे दी, कैल्शियम को रिलीज करके। कैल्शियम को इन्होंने कहाँ रिलीज किया, ब्लड में। तो ब्लड में आपको क्या देखने को मिला, कैल्शियम का हायर लेवल। तो आपने क्या देखा, हाइपर कैल्सीमिया। कैसे ट्रीट करोगे साहब, इसको आप कैल्शियम को कम करने वाले सब्सटेंस दे देते हैं, जैसे कि बाइफॉस्फोनेट। तो यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम ऐसे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इससे रिलेटेड चैनल के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप उन पे जाके क्लिक करके और हमारे वीडियोस को देखिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।